नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। उत्तर प्रदेश के महोबा के एसपी पाटीदार की खबर तो आपने सुनी ही होगी। एक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने वीडियो बना दिया कि एसपी और अधिकारी पैसे मांग रहे हैं। हत्या कराने की प्लानिंग में एसपी का नाम ले लिया। वीडियो वायरल होने के बाद भी इंद्रकांत त्रिपाठी को गोली मार दी गई और उनकी मौत हो गई। एसपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज है और डीएम का तबादला हो गया है। एसआईटी क्या महोबा में नेता और अधिकारियों के नेक्सस का पता लगा पाएगी? और पता चल भी जाएगा तो क्या उस नेक्सस को तोड़ पाएगी? रविश ने एक रिपोर्ट की है कि क्यों महोबा को यूपी में सोने की खान कहा जाता है। पूरे पहाड़ों का काम नुकसान यही कर रहा है सबसे ज्यादा। जी 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 जी। कोई आदमी मर जाए तो 15 लाख रुपए चाहिए ही जी। हर पहाड़ में 15,000 महीने चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल यही कर रहे हैं वो। हर जगह उनको रुपए चाहिए। कुल मिला के भ्रष्टाचार की अति मचा रखी है उन्होंने। सोशल मीडिया पर वायरल इस ऑडियो को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अवैध खनन का काला सच कितना घिनौना है। खनन की इसी अवैध उगाही के चलते इंद्रकांत को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और एसपी के खिलाफ मामला दर्ज करना पड़ा। अब इसी सच का पता लगाने एसआईटी की टीम भी बुधवार को महोबा पहुंची है। क्रेशर व्यवसायी इंद्रकांत ने अपनी मौत से पहले एक वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद सूबे की राजनीति में भूचाल आ गया और अब दुख जताने के लिए मंत्रियों का तांता लगा है। ये कोई स्थानीय पुलिस दबाव में ना आ जाए तो बाहर के वरिष्ठ अधिकारी जो उनसे काफ़ी सीनियर थे उनको मिलाकर के एसआईटी का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और उनको निर्देश दिया गया है कि इसकी जांच करें, शीघ्र करें और सही जांच करें। और ये जांच प्रारंभ हो गई है और जैसे ही परिणाम आता है वो सारी बातें होंगी जो कि इसके लिए आवश्यक होती हैं। गिरफ्तारी भी होगी और जेल भी जाएंगे, उसके बाद ये मुकदमा चलेगा और सब सजा भी खाएंगे। लेकिन क्रेशर व्यवसायी इंद्रकांत की मौत की बड़ी वजह कबरई में हो रहा अवैध खनन है। उत्तर प्रदेश में महोबा का ये कबरई इलाका पत्थर की वजह से काले सोने की खान कहा जाता है। हर साल यहाँ सरकार को महोबा के इस खनन से 1000 करोड़ रुपए का टैक्स मिलता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा 3000 करोड़ रुपए तक की अवैध कमाई की बंदरबाट अधिकारी, नेता और खनन माफियाओं के बीच होता है। इसी के चलते बीते 20 सालों से इस तरह के अवैध खनन ने करीब 300 पहाड़ों को निगल डाला है, लेकिन मजाल है किसी ने उफ तक किया हो। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मौत की मंडी कबरई में सिद्ध बाबा की पहाड़ी के ऊपर। आप देख सकते हैं ये जो नजारा है ये 200 फीट नीचे तक पहाड़ों को खोद दिया गया है। महोबा वो इलाका है बुंदेलखंड का जहाँ से सालाना 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरकार को खनन के माध्यम से जाता है। उसके बदले यहाँ से किसानों को मिलती है मौत, सिलिकोसिस, टीबी, पलायन और भुखमरी। इसके बावजूद भी ये मौत का सिलसिला रुकता नहीं है। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे होने के चलते महोबा के काले पत्थरों की तस्करी खूब होती है। खनन विभाग के सूत्र बताते हैं कि महोबा के कबरई में चल रहे 400 क्रेशर में से 250 से ज्यादा क्रेशर के पत्थर खनन के पट्टे की अवधि भी खत्म हो चुकी है। इसी अवैध खनन की कमाई से भ्रष्ट अधिकारियों, नेता और अपराधियों का सिंडिकेट इस इलाके में मजबूती से चलता है। पत्थरों के अवैध खनन से जहां भ्रष्ट अधिकारी, नेता और माफिया करोड़ों रुपए की मलाई खा रहे हैं, वहीं महोबा के गरीब किसानों को पलायन, सूखे और भुखमरी से जूझना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि अब इंद्रकांत के हत्या का खुलासा तो करे ही, साथ में अवैध खनन के इस सिंडिकेट को भी तोड़ा जाए, तभी महोबा के लोगों को असली न्याय मिल पाएगा। महोबा से सचिन गुप्ता के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। महोबा का सच सामने नहीं आएगा, ये संवाददाता को भी पता है, मगर ये रिपोर्ट बताती है कि जब आए दिन 2 रुपए के लिए आप दिन रात खट रहे होते हैं, तब कुछ लोग कैसे सरकारी खजानों और प्राकृतिक संसाधनों को लूटकर फुकट में अमीर हो रहे होते हैं। कोरोना समाचार भी ले लीजिए। भारत दुनिया का दूसरा देश हो गया है जहां कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 50 लाख पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1290 लोगों की मौत हुई है। अब तक की सबसे अधिक संख्या है। 82,066 लोगों की कुल मौत हो चुकी है कोरोना से। इसी सितंबर महीने में अब तक 17,597 लोगों की मौत हुई है।
1 सितंबर से हर दिन 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। एक केस आने पर हंगामा मचता था, अब हर दिन 90,000 से अधिक केस आ रहे हैं और 1000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। अगर आप जरा भी लापरवाही बरत रहे हैं तो इन खबरों को देखा कीजिए, उन लोगों से पूछा कीजिए जो अस्पताल के बाहर भर्ती होने के लिए पत्रकारों और नेताओं को फोन कर रहे हैं। वेंटिलेटर का इंतजार 2-2 दिन करना पड़ता है। कोरोना का प्रकोप सिर्फ दिल्ली और मुंबई नहीं है, जिलों में क्या हो रहा है इसकी भनक तो आपको है भी नहीं और किसी को होगी भी नहीं। मुंबई के बाहर जंबो कोविड केयर फैसिलिटी में शामिल दहिसर के बाहर एक महिला को गाड़ी में बिठाकर ऑक्सीजन देना पड़ा 2 घंटे के इंतजार के बाद। याद रखिएगा, 82,000 से अधिक लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोविड से 515 मौतें हुई हैं, यानी देश भर में एक दिन में हुई मौतों का 40% यहां। राज्य में कोरोना से हालात इतने बुरे हैं कि मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच शवों के साथ अमानवीय व्यवहार की तस्वीरें और खबरें आने लगी हैं। पूजा की यह रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की ये 3 भयानक तस्वीरें बताती हैं कि राज्य में मौतें कितनी सस्ती हो गई हैं और शवों के साथ क्या सलूक हो रहा है। सबसे ज्यादा 2 लाख पार मामले रिपोर्ट करने वाले शहर पुणे में शव को एम्बुलेंस नहीं मिली तो ठेले से शमशान भूमि तक पहुंचाया गया। अहमदनगर में सामूहिक दाह संस्कार जारी है तो इसी जिले की ये झकझोरने वाली तस्वीर शिवसेना नगर सेवक बाला साहेब बोराटे ने अपने मोबाइल में कैद की हैं। एक के ऊपर एक 12 शवों को अमानवीय तरीके से रखा गया। आरोप है कि शवों के दाह संस्कार के लिए 2-2 दिन का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। एक ही शव वाहिका में 12 डेड बॉडीज कोविड से एक्सपायर हो गए बॉडीज लेके जा रहे थे। उसमें 4 महिलाएं और 8 पुरुष थे। ये इतनी बड़ी दिल दहलाने वाली बात है कि हमारा जो हमको ये देखने में ऐसा गलत लगा, उसका वीडियो शूट किया हमने और हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर है उनको बताया और उन्होंने उनको बताने के बाद सिविल सर्जन को भी बताया। आज भी जो कंडीशन है उधर अमरधाम में, एक कोविड की बॉडी जलाने के 2-2 दिन लगते हैं, उसको वेटिंग करना पड़ता है। महाराष्ट्र का ये सरकारी मैप बताता है कि सिर्फ अहमदनगर ही नहीं, पुणे सहित राज्य के कई दूसरे ग्रामीण जिलों में हर दिन संक्रमण तेजी से फैल रहा है और ऑक्सीजन एम्बुलेंस की कमी के कारण हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पूना की ही बात है, जो भूतपूर्व जो यहाँ के मेयर थे माननीय दत्ताजी ओगबोटे, उनका देहांत हो गया क्योंकि उनको अस्पताल में जगह मिली नहीं। उसके बाद उनको कम से कम 2 जगह पर क्रीमेटोरियम में लेके जाना पड़ा और वहां पर जगह नहीं होने पर तीसरी जगह पर उनको स्मशान भूमि मिल गई। ये महाराष्ट्र के कई इलाकों में ऐसे हो रहा है कि जो भी पेशेंट्स है, जो भी सीरियस है, उनको अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है। अस्पताल में जाने के लिए एम्बुलेंसेस नहीं मिल रही है। अस्पताल में जाने के बाद उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं मरने वालों के। और मरने के बाद भी उनको जो अस्पताल से स्मशान भूमि को जाना जो जरूरी रहता है, वो जिस एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं, वो एम्बुलेंस भी उनको मरने के बाद भी टाइम पर मिल नहीं रही है, वो भी बहुत कम मात्रा में है। वैसे मुंबई शहर में भी परेशान करने वाली तस्वीरें दिखने लगी हैं। आरोप है कि सरकार द्वारा तैयार किए गए दहिसर जंबो फैसिलिटी में बेड की किल्लत के कारण बाहर ही कोविड मरीज को 2 घंटों के इंतजार के बाद रास्ते पर गाड़ी में बिठाकर ऑक्सीजन दिया गया। शहर में आईसीयू बेड की किल्लत ये तस्वीर बयां करती है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अगली रिपोर्ट यूपी के बुलंदशहर की है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और अन्य अधिकारी खुर्जा शहर के एसएसएमजे अस्पताल का मुआयना करने गए, जहां पर बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों को रखा गया है। अपने साथ मीडिया को भी लेकर गए। आप इस बातचीत को ध्यान से सुनिए, पता चलेगा कि मरीजों के साथ क्या हो रहा है। मैंने अगर कहता हूँ भाई थोड़ा सवेरे दे दीजिए, तो यहाँ बैठे हुए थे, बोले भाई क्या शोर मचा रखा है तुमने। मैंने कि शोर नहीं मचा रहा हूँ, बच्चे के लिए खुराक मांगो, भीख नहीं मांग रहा मैं आपसे। मैं ऐसे परिवार से हूँ, मैं यहाँ पे 50 कैन 500 लीटर दूध खड़ा कर दूंगा, लेकिन मेरी मजबूरी है कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मिलता है वो कर दिया सर। हाँ, उसको पहले कर। हाँ सर, खाने की सर एक हम लोग तो ये क्या 2 दिन में चले जाएंगे सर। प्लीज रिक्वेस्ट बार बार ये है, जो लोग भी आ रहे हैं, खाने की जो गुणवत्ता है सर, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है,
बस उसे आप सुधरवाइए। खाना कहाँ से आता है यहाँ? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। क्या क्या मिलता है मेनू में? सुबह के वक्त वो एक पॉलीथीन में दलिया बांध के देते हैं। एक दिन हलवा आया था चना डाल के। पॉलीथीन में क्यों देते हैं? पैक करा क्यों नहीं देते? और सर दालें भी बहुत क्वालिटी एकदम पानी जैसी क्वालिटी होती है। रोटियों की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। कहाँ तक बताएं, बस खाने की गुणवत्ता ठीक नहीं है। ज्यादा क्या डिस्क्राइब करें सर? सीएमओ साहब आए थे कल, तो आप लोगों से कुछ पूछा था हम लोग? नहीं सर, कुछ नहीं पूछा था। नहीं सर, नहीं कुछ नहीं। सीएमओ बुलाइए तो अभी हमारे कैंप ऑफिस हाफ एन आवर बाद यहाँ जब जाएंगे सीएमओ बुलाइए। पानी का देखिए, पानी का नया सेंटर लगाया था पीछे तो पीछे खाने का पक्का इम्प्रूवमेंट होगा कि हमारे तरफ से नहीं है जी। बीच में दलाल टाइप के लोग हैं जी, इसीलिए सर एक्चुअली हम तो आज या कल में चले जाएंगे क्योंकि 8-9 दिन हो गए हैं आज हमें। लेकिन ऐसा है कम से कम आगे जो लोग आए उन्हें कुछ सुविधा अच्छी बहुत रहेगा। अब ये हाल है, इतनी तैयारियों के बाद, इतनी बैठकों और निर्देशों के बाद आलम यह है कि खाने की बुनियादी व्यवस्था हम ठीक नहीं कर पाए। अगर आप झूठे ख्वाब में जीना चाहते हैं तो ट्विटर पर जाकर मंत्रियों को फॉलो कर लीजिए, उससे आप दिन भर खुश रहेंगे। पता चलेगा कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, नया इंडिया आ गया है। साबिर खान की रिपोर्ट दिखाता हूं, पुराने इंडिया की। मध्य प्रदेश से धार जिले के निसरपुर ब्लॉक से है ये रिपोर्ट। 15 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जबकि इन्होंने सैंपल ही नहीं दिए थे जांच के। ये विश्व गुरु भारत में हो रहा है। गांव गांव में कोरोना जांच सैंपल के लिए टीम बनाई है स्वास्थ्य विभाग ने। एक टीम टाना गांव पहुंची, गांव के लोगों को बुलाया गया, मगर सैंपल देने से बचते रहे, उन्हें भरोसा नहीं होगा। वो सब वैज्ञानिक चीजें तो फैलाई नहीं गई। टीम ने जनगणना रजिस्टर से 19 लोगों के नाम लिख लिए, 4 लोगों ने ही सैंपल दिए और सैंपल रखने के ट्यूब में बाकी 15 नाम फर्जी तरीके से चिपका दिए गए। रिपोर्ट में सब पॉजिटिव आ गए। अगर इस तरह से सिस्टम काम करेगा तो फिर ऐसी ही खबरें आएंगी, गांव के लोगों में भी विश्वास कमजोर होगा। अब कोरोना से निकलकर आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ। 12 कॉलेजों के 3,500 शिक्षकों और कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। शिक्षक 3 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि राज्य सरकार ने अपनी तरफ से तो फंड डबल करके दे दिया है, लेकिन इसके बाद भी कॉलेज सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये सवाल वो भी पूछ रहे हैं, जबकि टीचर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मामला गवर्निंग बॉडी का है, कई कॉलेजों में नहीं है, ना बनने दिया जा रहा है। तो क्या इस वजह से किसी को सैलरी नहीं देंगे, वो भी 5 महीने? बहुत मान मनोबल के बाद अग्रसेन कॉलेज में राजनीति शास्त्र पढ़ाने वाले सुबोध कुमार हमसे बात करने को तैयार हुए। उन्हें लगता है कि वेतन ना मिलने पर मीडिया में ज्यादा बोले तो नौकरी पर खतरा आ सकता है। सुबोध कुमार को मई से वेतन नहीं मिला है। अब घर के रोजमर्रा के खर्च से लेकर घर की EMI तक देने के पैसे नहीं बचे हैं। लोगों ने EMI ले रखा है और लगातार 3-4 महीने से अगर सैलरी नहीं मिले तो EMI बाउंस होगा। जब EMI बाउंस हो रहा है तो दरवाजे पे नॉक नॉक का आवाज आता है कि भाई आप हमें पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, EMI क्यों नहीं दे रहे हो। हम जो पैसा मांग रहे हैं, अपने मदर फादर को जो पैसा देते थे वो पैसा वापस से मांग रहे हैं, हम अपने दोस्तों से मांग रहे हैं। दिल्ली सरकार की ग्रांट पर चलने वाले 12 विश्वविद्यालयों के 3500 से ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों का यही हाल है। उन्हें 4 से 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है। अपने घर का किराया देना, EMI भरना भी मुश्किल हो चुका है। PhD होने के बावजूद अपने बेसिक राइट जो कि पे विद वर्क से वंचित किया जा रहा है। पिछले 5 महीनों से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी नहीं दी गई है। कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस से बात की। सिसोदिया के मुताबिक ग्रांट बढ़ाई गई है, पर कुछ कॉलेज फंड्स में धांधली कर रहे हैं और गवर्निंग बॉडी नहीं बनने दे रहे। ऑडिटर्स की तरफ से हमें एक इनिशियल रिपोर्ट मिली है जिसमें उन्होंने उसको करार दिया है इनिशियल ऑब्जर्वेशन है और उसमें उनके कुछ कंसर्न है, कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में 6 कॉलेजेस का ऑडिट शुरू किया गया था। जो कॉलेज फंड नहीं है चिल्ला रहे थे, जो दिल्ली गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिली का शोर मचा रहे थे, उन्होंने अभी इनिशियल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन जो बात इनिशियल ऑब्जर्वेशन में सामने आई है कि उन कॉलेजेस ने इलीगल तरीके से करोड़ों रुपया फंड्स में FDs में दबा के रखा हुआ है, FDs में जमा करके रखा हुआ है
वो सैलरीज नहीं दे रहे हैं टीचर्स की, वो स्टाफ की सैलरी नहीं दे रहे हैं। दिल्ली शिक्षक संघ का कहना है कि दिल्ली सरकार और कॉलेज प्रशासन के बीच खींचतान में शिक्षक बलि का बकरा बन रहे हैं। अब जब मामला मान लीजिए उलझ गया है तो उसको सुलझाने की बजाय और राजनीतिक ढंग से उस पर सोच किया जा रहा है, और दिल्ली सरकार भी ये गलत कर रही है कि जीबी के साथ फंडिंग को जोड़ रही है। गवर्निंग बॉडी का फॉर्मेशन जो है, तो इस कह रहे हैं गवर्निंग बॉडी बनती है लेकिन शिक्षक तो पढ़ा ही रहे हैं, बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, तो फंड नहीं रोकना नहीं। इसमें मान लीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन जो कि राजनीतिक प्रेरित होकर के काम कर रहा है, तो उसमें हमारे शिक्षकों का क्या काम है। इन 12 कॉलेजों में महाराजा अग्रसेन, शहीद राजगुरु, अंबेडकर कॉलेज जैसे नामी कॉलेज भी शामिल हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के इन कॉलेजेस में पढ़ने आते हैं, और सोचिए जो 99% लाने वाले बच्चे को पढ़ाता है उसे ही 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। इसीलिए शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो अधिकारियों के बीच का टसल है, सरकार के बीच का टसल है, उसमें इन शिक्षकों को ना पीसा जाए, क्योंकि ये शिक्षक भविष्य बनाते हैं। राजनीतिक मसले तो हल होते रहेंगे। नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अब मेरी समस्या देखिए, थोड़ी अपनी भी कह लूं। इसी स्टोरी को हम कई बार देश की बात में भी रिपोर्ट कर चुके हैं। जब पिछली बार कर रहे थे तो एक टीचर ने कहा कि आपकी स्टोरी में, रिपोर्ट में जो शिक्षक समस्याओं पर बयान दे रहे हैं, वो शिक्षक महोदय फेसबुक पर आपको गालियां देते हैं, ट्रोल करते हैं। हमने कहा जैसी हरि की इच्छा, गाली देने वालों की ही तो सेवा करनी है। तो ये है कि जिस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया गया है, बिना जाने पहचाने सवाल उठाते रहे हैं, उन्हीं की कहानी मुझे कहनी पड़ रही है। कम से कम प्रकृति को मुझे ये सजा नहीं देनी चाहिए थी, अब दे दी तो मंजूर है। अब इलाहाबाद में देखिए, उन नौजवानों को भी कहानी बता रहा हूं जिसमें 60% लोग गालियां देते होंगे, लेकिन जब से यूपी सरकार की खबर आई है कि वहां पर 5 साल के लिए संविदा की नौकरी मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट में, गुजरात में हो चुका है, और 4 लाख वहां पर लोग थे जो कई साल, 10 साल तक बिना सैलरी वृद्धि के, मामूली वृद्धि के साथ नौकरी की, और कभी परमानेंट के बराबर उन्हें लाभ नहीं मिला। तो हाईकोर्ट तक ने कहा कि ये इलीगल है इस तरह की नौकरियां। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान करें, मिला कि नहीं मिला गुजरात के वो 4 लाख लोग जाने, कितनों का हिसाब रखूंगा। लेकिन इलाहाबाद में नौजवान जो हैं, उन्होंने पिछले दिनों शाम के वक्त मशाल जुलूस निकाला। अब आप देख लीजिए, उनकी ये शिकायत थोड़ी दूर हो जाए कि मीडिया नहीं दिखाता है। बेरोजगारी की वजह से अपने मित्र साथी राजीव पटेल की शहादत को श्रद्धांजलि दिया और उनकी याद में एक जुलूस, मशाल जुलूस निकाला, और बेरोजगारी के खिलाफ भी एक मशाल जुलूस निकाला। बात सर्वे करता दे रहा था और मैंने तेरे में खड़ी ध्यान रहा। कोई धार्मिक अनुष्ठान के लिए एक परिवार और अपने रिश्तेदारों के साथ यमुना पर गए हुए थे, तो वो एकदम सामने गड्ढा आया, तो वो लेडी जब डूबने लगी तो बाकी लोग उसको बचाने के लिए उसमें डूब गए, तो 6 लोगों की इसमें डेथ हुई। 3 बॉडीज़ अभी तक रिकवर हो चुकी हैं और 3 के लिए हम प्रयासरत हैं। वहाँ पर गोताखोर भी भेजे गए हैं, ड्रोन से भी हम निगरानी करवा रहे हैं। कहीं साइड में बॉडी चली गई हो तो वो ड्रोन भी वहाँ पर भेजा, तो हर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको भी हम रिकवर करें। लाइट वाइट होती है उनके पास, सब चीज़ होती है, टॉर्च वगैरह सब हमारे पास। बचाई ना
मर गया बहुत सा गाँव मन में बाग वाला बेटी का लगता गोविंदा बरो पकड़ा गोविंदा का लोग जी। और आप जानते हैं कि सारी दुनिया में अंडा बिकता है, लोग अंडा खाते हैं। बच्चों को मुर्गी की तस्वीर देखकर पढ़ाई जाती है, अंडा पढ़ाया जाता है, अंडा खाया जाता है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि कुछ सरकारों को लेकर अंडे से इतना विरोध क्यों है, ये जानते हुए भी कि वो पोषक आहार है। मध्य प्रदेश में पोषक आहार दिया जाना था। 12 लाख बच्चे हैं, इनमें कुछ गर्भवती महिलाएं भी हैं, कुपोषण है, तो क्या अंडा नहीं दिया जा सकता है? अब कहा जा रहा है कि नहीं, अंडा नहीं देंगे। तो ये अंडा नहीं देकर क्या साबित कर रहे हैं? अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में 1 से 4 साल के आयु वर्ग के 54% बच्चे अनिमिक हैं। प्रदेश में 13% बच्चे मधुमेह के शिकार हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 10% से कम है। मध्य प्रदेश में 5 साल तक की आयु के लगभग 43% बच्चे कम वजन के हैं। फिर भी राज्य सरकार ने तय किया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडे नहीं दिए जाएंगे। प्रदेश के अंदर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर दूध का वितरण एक साथ किया जाएगा। पौष्टिक आहार अंडा नहीं दूध। और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी फल का वितरण करेंगे। इस तरह से सामूहिक रूप से ये दूसरे दिन 17 तारीख का कार्यक्रम जन्मदिन के दिन का प्रदेश के अंदर मनाया जाएगा। पहले कांग्रेस की सरकार में, अब बीजेपी से। मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कुपोषण से निपटने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडे देने की प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके पक्ष में नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। सरकार ने तय किया है कि कुपोषण दूर करने आंगनबाड़ी में दूध दिया जाएगा, तो मंत्री जी के सुर भी नरम हो गए हैं। अंडे की बात चलने के लिए जब मैं ये भी कहा था कि जो जिसको डॉक्टर अच्छा बताएंगे, दूध हो या बच्चे के लिए अंडा हो, हम चाहते हैं कि दूध अच्छी चीज़ है। अब बच्चों को अगर दूध मिलेगा तो बच्चों का कुपोषण दूर होगा। तो हमारे मुख्यमंत्री ने जो अच्छी चीज़ माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, अगर दूध अच्छा है तो हम दूध देंगे। वो तो हमने पहले ही कहा था कि जो हमारे मुख्यमंत्री और डॉक्टर कहेंगे वो चीज़ देंगे। जानकार मानते हैं इस वक्त अलग अलग वजहों से दूध अंडे का विकल्प नहीं है। तो देखिए, अंडा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विकल्प है, क्योंकि इसमें न केवल अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन मिलता है, बल्कि विटामिन सी के अलावा इसमें और अन्य पोषक तत्व इसमें उपलब्ध हैं। स्थानीय तौर पर ये मिल जाता है। इसमें उस तरीके की मिलावट की गुंजाइश नहीं है जैसी कि दूध में होती है। और मध्य प्रदेश में हम देख चुके हैं कि इसी तरीके की बहस के दौरान 2015 में भी यही वायदा किया गया था कि दूध दिया जाएगा, लेकिन वो दूध पाउडर जिस रूप में दिया गया उसमें दूषित पानी का इस्तेमाल किया गया। उसके कारण से कई समस्याएं पैदा हुई और समुदाय ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो अपने आप में जब उपलब्धता की और हम सुरक्षा की बात करते हैं तो अंडा एक बेहतर विकल्प है, पोषण के नजरिए से भी एक बेहतर विकल्प है। ये तब हो रहा है जब कोरोना काल में वैसे भी बच्चे, गर्भवती माताओं के पोषण का स्तर गिरा है। विकास संवाद नाम की संस्था ने 6 जिलों में 45 दिनों तक पोषण आहार का अध्ययन कर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक बच्चों में रोजाना की आवश्यकता के हिसाब से 693 कैलोरी यानी 51% पोषण की कमी दर्ज की गई है। वहीं गर्भवती महिलाओं में रोजाना 2157 कैलोरी यानी 67% और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में 2034 कैलोरी यानी 68% की कमी आई है। प्रदेश में चलने वाले विभिन्न पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम 70 से 100% तक निष्क्रिय रहे हैं। रिपोर्ट में राज्य के 122 गांवों के परिवारों के पोषण का अध्ययन किया गया।
पाया गया कि 35% परिवारों को इस दौरान कोई THR का पैकेट नहीं मिला, जबकि 38% परिवारों को 2 पैकेट ही मिले। 3 से 6 साल के 60% बच्चों को रेडी टू ईट फूड नहीं मिला। लॉकडाउन से पहले मां अपने बच्चे को औसतन 6 बार स्तनपान करवा रही थी, जो लॉकडाउन में बढ़कर 10 से 12 बार हो गया, जबकि उन्हें खुद पोषण नहीं मिल रहा था। प्राथमिक स्कूल के 58% बच्चों को मिड डे मील की जगह कोई भोजन भत्ता नहीं दिया गया। बुधवार को सरकार ने 37 लाख लोग जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र नहीं हैं, उन्हें पात्रता पर्ची जारी की ताकि उन्हें भी सरकारी राशन मिल सके। हालांकि जानकार कहते हैं अब राशन के साथ पोषण की जरूरत है। मध्य प्रदेश सरकार कुपोषण को केवल आंगनवाड़ी केंद्र के कार्यक्रम तक ही सीमित विषय ना देखे, और बल्कि इसमें ये भी हम कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री ये घोषणा करें कि अब राशन की दुकान से दाल और तेल का वितरण किया जाएगा, ताकि बच्चों को अच्छी गुणवत्ता का फैट मिल सके, अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन मिल सके। और दूध अपने आप में एक बहुत अच्छा विकल्प नहीं है, ये केवल एक तरीके से अंडे की बहस को एक तरीके से भटकाने की कोशिश कहीं ना कहीं नज़र आती है। कुछ दिन तक ये प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। बतौर कांग्रेस की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी जब आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडे देने का प्रस्ताव लेकर आई थीं, तब उस वक्त बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि बच्चे अगर अंडे खाएंगे तो नरभक्षी बन जाएंगे। हम ये नहीं जानते कि अंडे खाने वाले कितने बच्चे देश में नरभक्षी हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 40% से ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं। फिर भी अपनी थाली दूसरों पर थोपने का खेल चल रहा है। वैसे इस खबर के सियासी मायने भी हैं। मुख्यमंत्री ने बता दिया है कि सरकार में सिंधिया समर्थकों का रसूख कितना है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। कमाल है ना, वही मंत्री जब दूसरी सरकार में है तो अंडा दे रही हैं कि अंडा बच्चों को खाना चाहिए, वही जब दूसरी सरकार में जाते हैं तो कहते हैं कि अंडा से नरभक्षी बन जाता है या उसका विरोध होता है। पर अनुराग की रिपोर्ट में आपने सचिन जैन को सुना होगा। मैं इनके बारे में 2 लाइन कहना चाहता हूं। ये जमाने से कुपोषण पर काम करते हैं और लिखते आए हैं, एक ऐसे विषय पर जिस पर वो वाला एंकर कभी हाउ हुई करते हुए चिल्लाता हुआ नजर नहीं आएगा। मगर सचिन जैन बड़े ही गंभीरता के साथ, स्थिरता के साथ अपने विषय पर इतने लंबे समय से टिके हुए हैं। एक बार की मुलाकात है, सोचा जिक्र कर दूं। देखकर हैरानी भी होती है कि इतने साल से अपने मुद्दों को लेकर, लोगों के पोषण को लेकर कोई व्यक्ति लगा रहता है, सोच रहा होता है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने 17,500 पन्नों की चार्जशीट दायर की है दिल्ली दंगों के मामले में। बहुत सारी बातें हैं। एक बात जो मुकेश सिंह सेंगर की भेजी हुई रिपोर्ट में नजर आई, जो उन्होंने पॉइंटर्स लिखे, उसमें लिखा है कि चक्का जाम लोकतांत्रिक नहीं है। अब अपने अपने आंदोलनों का नाम बदल लीजिए, चक्का चालू आंदोलन कर दीजिए उसका नाम, ताकि आप लोकतांत्रिक कहला सकें पुलिस की नजर में। एक बुजुर्ग महिला ने शिकायत कर दी कि उसकी बेटी के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, तो उस दबंग ने, जिसका नाम सुनील चौधरी बताया जाता है, उसने आके उन महिला की सरेआम पिटाई कर दी। फिलहाल तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन आगे की कहानी रवीश की इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद के रजापुर गांव की मुकेश देवी की सरेआम सड़क पर पिटाई होती रही और लोग तमाशबीन बने रहे। पहले उन्हें हाथ से, फिर लोहे की कुर्सी से पीटा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गईं। घटना के 2 दिन बाद जब ये दिल दहलाने वाला सीसीटीवी फुटेज मीडिया में आया, तब सुनील चौधरी नाम का ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आया। मारपीट की शिकार महिला मुकेश देवी के सर और पसलियों पर गहरी चोट आई है। मुकदमा तो दर्ज हमने कराया था। करता था मेरी साथ भी, लड़की के साथ भी। हमने रसोई में भी पर्दा लगा लिया, देख लो जाकर जंगल में गैस के ऊपर। रजापुर गांव का सुनील चौधरी नाम का ये दबंग पहले भी कई महिलाओं के साथ मारपीट कर चुका है। कई बार इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी गई, लेकिन ऊंची पहुंच और पैसे के दम पर हर बार पुलिस की गिरफ्त से बच जाता था। सुनील चौधरी का खौफ ऐसा है कि अब भी इसके खिलाफ कोई गवाही देने नहीं आ रहा है। और आप देख लीजिएगा, इस कुर्सी का वजन 14-15 किलो। अगर कोई बोले इस कुर्सी से जान नहीं जा सकती, तो
वो खुद लगवा के देख ले एक कुर्सी। तो मैंने लिखा कि सुनील चौधरी ने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की और उनके सर पे कुर्सी मारी, ठीक है। इसके बिहाफ पे उन्होंने साधारण धाराएं बना के और ये बोल दिया, क्योंकि मुझे बाद में पता लगा कि ये तो बहुत साधारण दफाएं हैं, इनमें कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी 2-3 बार हमने चौकी के अंदर बताया कि ये ऐसे छेड़खानी करता है। मेरे दोस्त की सिस्टर है, उनके साथ गंदे शब्दों का प्रयोग करना। अच्छा, जो हमारी माता जी हैं उनके साथ अश्लील हरकत भी करने की कोशिश करना दूर से, तो ये उकसाने वाली बात है, बदतमीजी करना। ये कोई पहला मामला नहीं है जब पुलिस की नरमी से सुनील चौधरी जैसे बदमाशों के हौसले बढ़े हों। अगर समय रहते ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो तो शायद ऐसी बेरहम घटनाएं रोकी जा सकें। तो आप सोचिए कि इस शख्स का इतना ज़्यादा खौफ है और अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट की वजह से ये हमेशा बचता रहा, और यही वजह है कि लगातार महिलाओं के साथ में ये मारपीट करता रहा। और अब आप देखिए कि इतनी बुजुर्ग महिला के साथ में मारपीट की है, जिनकी हालत अभी बहुत ख़राब है, ठीक से बोल भी नहीं सकती। अभी उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। गाजियाबाद से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कृषि सुधार के 3 विधेयकों पर राजनीति गर्मा गई है। अभी तक इन विधेयकों का कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल ही विरोध कर रहे थे, मगर अब अकाली दल भी खुलकर सामने आ गई है और अपने सांसदों से कहा है कि इस बिल के खिलाफ वोट करना है। 60 साल के मेहर सिंह किसानों के एक प्रदर्शन से अभी लौटे हैं। मेहर सिंह पिछले 30 बरसों से धान और गेहूं की खेती कर रहे हैं, लेकिन नए अध्यादेशों ने उनको परेशान कर रखा है। अगर सरकार मंडी सिस्टम को खत्म कर देगी तो निजी कारोबारी किसानों को लालच देंगे और बाद में उपज के दामों पर उनका एकाधिकार हो जाएगा। किसान संसद में पेश किए गए 3 बिलों का विरोध कर रहे हैं और वो बिल हैं कृषि उत्पाद कारोबार और वाणिज्य अध्यादेश, जो मंडी सिस्टम से बाहर कारोबार को बढ़ावा देगा और इसके जरिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स की तरह किसान सीधे ग्राहक को अपनी उपज बेच सकेंगे। आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश, जिसके जरिए सभी कृषि उत्पादों को जरूरी सामानों की कंट्रोल लिस्ट से बाहर किया जा सकेगा। दामों पर किसान अनुबंध और खेत सेवा अध्यादेश, जो ठेके पर खेती से जुड़ा है। किसान बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मंडी सिस्टम से बाहर कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और कई उत्पाद कंट्रोल लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। किसानों को ठेके की खेती को लेकर भी आशंकाएं हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान मंडी से बाहर बिक्री वाले पहले अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इसके जरिए आढ़तिये बाहर हो जाएंगे और किसानों को सीधा पैसा भी मिलेगा। दरअसल आज भी ज्यादातर किसान कैश के लिए आढ़तियों पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं और ज्यादातर किसानों को लगता है कि आढ़तियों के साथ काम करना आसान है बनिस्बत निजी कारोबारियों के। आढ़तियों के साथ उनका पीढ़ियों का रिश्ता चला आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तीनों अध्यादेश पंजाब के लिए खतरनाक है। इनसे पूरा खेती सेक्टर उद्योगपतियों के हाथों में चले जाएगा। किसान ठेके की खेती में फंस जाएंगे और बाद में उनको अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है। कॉर्पोरेट कराना करेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं और उसका कारण ये भी है कि राज्य सरकार को तय दामों पर धान और गेहूं उठाने के लिए केंद्र से पैसा भी मिलता है। खेती किसानी से जुड़े जानकारों का कहना है कि अध्यादेश से पंजाब और हरियाणा के किसानों का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मंडी सिस्टम में उनको निश्चित दाम मिलने की सुविधा हासिल है। किसानों को डर है एमएसपी और मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। उनकी चिंता वाजिब हो सकती है। एक बार जब निजी कंपनियां बाजार में आ गईं, तो किसान उनकी खरीदने की ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। सरकार को किसानों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। Continue to get MSP। किसानों और राजनेताओं के बीच इन कृषि अध्यादेशों को लेकर बहुत सारी मीटिंग हुई है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। अब किसानों का कहना है कि अगर सरकार इन अध्यादेशों को वापस नहीं लेती है तो वो पूरे देश में और अलग अलग राज्यों में जाकर संघर्ष भी करेंगे और रोड जाम भी करेंगे। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। अब आप एक बात सोचिए, किसानों की जिंदगी से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लाने जा रहा है ये तीनों अध्यादेश, लेकिन इसका फैसला तब होता है जब तालाबंदी लगी हुई है और इसका ऐलान कर दिया जाता है।
कम से कम किसान नेताओं के बीच, संगठनों के बीच, संसद में अब तो होगी चर्चा, व्यापक चर्चा होती, सहमति होती तो लोगों को पता चलता। जैसे मंडी सिस्टम अगर आप खत्म कर रहे हैं तो फिर बताइए कि जहां पर मंडियां नहीं हैं क्या किसानों को पर्याप्त दाम मिल रहे हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या हटा दिया जाएगा? किसान ये जानना चाहते हैं। जैसे बिहार है, कई राज्य हैं जहां पर मंडियां नहीं हैं और किसान खुले बाजार में बेचने के लिए मजबूर हैं। वहां पर आप देखेंगे कि किसान जो है गेहूं और धान न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दाम पर बेच रहा है, मजबूर किया गया है। जहां पर मंडियां हैं, कम से कम धान और गेहूं के मामले में किसानों को पैसे मिले हैं क्योंकि गारंटी मिली है। अब आढ़ती सिस्टम को जरूर लेकर खराबियां हैं, पर इस अध्यादेश को लाने के लिए उसे खलनायक के रूप में ना खड़ा किया जाए कि ये खलनायक है, इससे मुक्ति दिलाने के लिए हम किसानों को आजाद कर रहे हैं। वैसे ही जैसे टेलीविजन पर एंकर पाकिस्तान दिखाकर युवाओं को बेरोजगार के सवाल से किनारे कर देता है। तो थोड़ी थोड़ी हिंदी में इसीलिए बोलता हूं कि ज्यादातर अंग्रेजी समझने वाले लोग समझ जाएं मेरी बात को। वैसे 20 साल बाद तो समझेंगे ही, लेकिन बनारस से अजय सिंह की ये रिपोर्ट देखिए, मानवीय पहलू को उजागर करती हुई। वाराणसी के पिशाच मोचन घाट पर अपने साथियों के श्राद्ध कर्म में जुटे किन्नर ये अपने महामंडलेश्वर के साथ यहाँ पहुँचे हैं। किन्नर समाज के लोग जो चले गए उनके लिए कर रहे हैं, और इस साल हमारे अभी कुछ 12 दिन पहले ही हमारी सहेली एकता जोशी का मर्डर हुआ है दिल्ली में, उसकी आत्मा की शांति के लिए। लगभग 3 घंटे चला यह श्राद्ध कर्म। इन्होंने कोरोना से मारे गए लोगों का भी तर्पण किया। इनका मानना है कि किन्नर का अपना घर नहीं होता, पूरा समाज ही इनका परिवार है। कोरोना पीड़ित जो मर्द, औरत, किन्नर कोई भी चला गया इस दुनिया को छोड़ के, और जिनका अच्छे से अंतिम संस्कार और उनका श्राद्ध और तर्पण नहीं हो पाता, हमने सबके लिए किया है। विश्वास में ही सब कुछ है और मेरा विश्वास बड़ा अडिग है, और प्रभु और मेरे सच्चिदानंद स्वरूप में और मेरे महाकाल हर एक चीज़ को कबूलेंगे। हम स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, हम समाज के लिए कर रहे। यह परंपरा 2016 से किन्नर अखाड़े ने शुरू की। हर 2 साल पर अकाल मौत से मरे अपने साथियों के साथ समाज के उन लोगों का भी तर्पण करते हैं जिनका कोई नहीं। ये ऐसी पूजा है जिसमें अज्ञात नाम गोत्रा नाम ये किसी के नाम से नहीं होती है। अगर ये सामूहिक है, अगर मेरा भी मन करना चाहे तो मैं भी ये श्राद्ध कर सकता हूँ, और मेरे हाथों से जिसको जिसको मुक्ति पाना हो वो मुक्ति पा सकते हैं। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा। मैंने श्रद्धा से किसी का भी नाम ले लिया, अगर मैंने गौ को रखा है, गौ का भी श्राद्ध किया, श्रद्धा से किया, तो उसको भी मुक्ति मिलना है। यहाँ आकर पता चलता है कि जिस समुदाय को समाज हिकारत से देखने का आदी रहा है, वह मौत तक आकर समाज का हाथ अपनी ममता से पकड़ता है। अकाल मृत्यु है अपने साथियों का मोक्ष की कामना के लिए श्रद्धा और तर्पण कर रहे किन्नर समाज की आस्था बताती है कि सिर्फ एक माँ के पेट से जाए हुए किसी व्यक्ति को इस तरह के कर्मकांड का अधिकार नहीं मिलता, बल्कि अगर वो उसका असल में शुभेच्छु है और सच्चे मन से करना चाहता है तो कोई भी इस श्राद्ध कर्म को कर सकता है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बहुत सुंदर। नेक ख्याल जहां भी हों उन्हें सुंदर ही कहा जाना चाहिए। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।